नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आईजीआई एविएशन सर्विस की तरफ से ग्राउंड स्टाफ और लोडर की 1400 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें सिलेक्शन रिटन एग्जाम के माध्यम से होना है। उस रिटन एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार करवाई जा रही है। हालांकि ये क्लास में थोड़े लंबे टाइम के बाद लेकर आ रहा हूं, लेकिन अभी आपको रेगुलर क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। तो आज की क्लास में हम जनरल अवेयरनेस और एविएशन नॉलेज के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिनके आपके परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम एविएशन नॉलेज के 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। वोर यानी कि VOR किसका संक्षिप्त रूप है? विजुअल ओमिनी रेंज का, VHF ओमिनी डायरेक्शनल रेंज का, वेरिएबल ऑपरेटिंग रडार का, या फिर वर्टिकल ओरिएंटेशन रडार का। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। वोर किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। VHF ओमिनी डायरेक्शनल रेंज का ये शॉर्ट फॉर्म है। और ये वोर क्या है? एक रेडियो नेविगेशन प्रणाली है जो पायलट को दिशा दिखाने में मदद करती है। पायलट को दिशा दिखाने में मदद करती है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विमान के थ्रस्ट को कौन नियंत्रित करता है? विमान के थ्रस्ट को कौन नियंत्रित करता है? विंग, फ्लैप, इंजन, या फिर रडार। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। विमान के थ्रस्ट को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंजन विमान के थ्रस्ट को नियंत्रित करता है। जो आप विमान में आगे नाकनुमा हिस्सा देखते हैं, इसी को थ्रस्ट कहा जाता है और इसको इंजन नियंत्रित करता है। यह आगे की तरफ बल लगाता है और विमान को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एयरलाइन टिकट पर PNR का क्या अर्थ है? एयरलाइन टिकट पर PNR का क्या अर्थ है? पायलट नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेविगेशन रूट, या फिर पायलट नेविगेशन रूट। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। PNR तो आपने सुना होगा, जो ट्रेन वगैरह होती है उसमें भी PNR नंबर का जिक्र होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर के बारे में सारी चीजें जो है वो यात्रा से संबंधित PNR के माध्यम से चेक की जा सकती हैं। यह 6 अंकों का नंबर होता है, 6 अंकों का कोड होता है, जिसमें यात्री का नाम, यात्रा विवरण और टिकट की स्थिति की कंफर्म है कि वेटिंग है, जो भी है वो जानकारी पूरी तरीके से होती है। यह रिजर्वेशन सिस्टम का मूल रिकॉर्ड है। यह ट्रेन में भी होता है PNR नंबर। अगर आप लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा तो उसमें यात्री का सारा डिटेल्स जो है PNR के माध्यम से उस यात्रा के बारे में ट्रैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है। विमान का फ्यूजलेज क्या है? इंजन, मुख्य ढांचा बॉडी, विंग, या फिर लैंडिंग गियर। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। विमान का फ्यूजलेज क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो मेन पार्ट होता है विमान का उसको फ्यूजलेज कहते हैं। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो मेन हिस्सा है, इसको कॉकपिट बोलते हैं, इसको पीछे का हिस्सा बोलते हैं, लेकिन ये जो मेन हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फ्यूजलेज। ये विमान का केंद्रीय हिस्सा होता है, जिसमें यात्री का केबिन होता है, कार्गो होता है और कॉकपिट होता है, ये सब होता है। इसी को विमान का फ्यूजलेज बोलते हैं, सेंटर वाले पार्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विमान में आइसिंग से क्या खतरा होता है? विमान में आइसिंग से क्या खतरा होता है? केवल तापमान कम हो जाता है, पंखों की लिफ्ट कम हो जाती है, विमान का वजन घट जाता है, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। विमान में आइसिंग से क्या खतरा होता है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पंखों की लिफ्ट कम हो जाती है। विमान पर जब बर्फ जमने लगता है, आइस जमने लगती है, तो उससे पंखों का आकार जो है वो बिगड़ जाता है, जिससे लिफ्ट घटती है और विमान की स्थिरता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है, यानी कि विमान जो है वो डिसबैलेंस होने लगता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। भारत का पहला एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहां स्थापित हुआ था? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, या फिर चेन्नई में। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का पहला ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहां पर स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता में भारत का सबसे पहला ATC जो है वो स्थापित किया गया था सन 1932 में। सन 1932 में पहला ATC टावर जो है वो स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है। ICAO द्वारा तय की गई हवाई अड्डा कोडिंग प्रणाली कौन सी है? 3 अक्षरों की IATA कोड, 4 अक्षरों की ICAO कोड, 2 अंकों की DGCA कोड, या देश कोड और पिन। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ICAO द्वारा तय की गई हवाई अड्डा कोडिंग प्रणाली कौन सी है?
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 अक्षरों की ICAO कोड। देखिए जैसे आपने एयरपोर्ट का कोड देखा होगा, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट का DEL कोड है, तो वैसे ही एक और तरीके का कोड होता है जिसे ICAO कहते हैं, और ये 4 अक्षरों का होता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट का जो ICAO कोड है ये VIDP है। तो ये जो है अपनी जानकारी के लिए होता है, दोनों को, इस वाले को दूसरी IATA को दूसरी संस्था जो है वो निर्धारित करती है, और ICAO को दूसरी संस्था निर्धारित करती है। तो हर एयरपोर्ट के ICAO कोड भी होते हैं और IATA कोड भी होते हैं। IATA कोड 3 अक्षरों के होते हैं और ICAO कोड जो होता है वो 4 अक्षरों का होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, होल्डिंग पैटर्न का उपयोग कब किया जाता है? होल्डिंग पैटर्न का उपयोग कब किया जाता है? विमान की स्पीड बढ़ाने के लिए, जब विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली हो तब, रनवे की मरम्मत के समय, या फिर उड़ान के दौरान ईंधन भरने के लिए। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, होल्डिंग पैटर्न का उपयोग कब किया जाता है? होल्डिंग पैटर्न का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलती है। जब विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलती है और विमान एयरपोर्ट के पास में होता है, तो वो एक पूर्व निर्धारित पैटर्न को फॉलो करते हुए गोलाकार आकार में चक्कर काटता है, उसी को होल्डिंग पैटर्न बोलते हैं। उतरने वाला है लेकिन उतरने की परमिशन नहीं मिल रही है, तो वह गोलाकार मार्ग होता है होल्डिंग पैटर्न जो है, जो पहले से निर्धारित होता है कि अगर आपको अनुमति नहीं मिल रही है तो आपको यहां पर चक्कर काटना है, तो वो वहां पे चक्कर काटता है, उसी को होल्डिंग पैटर्न जो है वो कहा जाता है। और यह पैटर्न एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है, खासकर जहां पे बहुत ज्यादा बिजी हवाई अड्डा हो, बहुत सारे फ्लाइट उड़ते हों, तो कई बार देरी होने के कारण किसी फ्लाइट में या किसी और रीजन से उतरने की अनुमति नहीं मिलती, तो होल्डिंग पैटर्न का उपयोग जो है वो किया जाता है। विमान के किस हिस्से में एलेरोन होता है? विमान के किस हिस्से में एलेरोन होता है? पंख में, इंजन में, फ्यूजलेज में, या टेल में? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, विमान के किस हिस्से में एलेरोन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पंख में। विमान के पंख में एलेरोन होता है, जो पीछे की तरफ लगा होता है। इनका उपयोग विमान को बाएं या दाएं झुकाने के लिए किया जाता है। यह कंट्रोल सतह पायलट द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो ये हिस्सा होता है, इसमें ए वाला हिस्सा जो होता है, इसी को एलेरोन कहते हैं। विमान का जो पंख होता है, इसमें इस वाले हिस्से को एलेरोन कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, किसी विमान का MTOW क्या दर्शाता है? किसी विमान का MTOW क्या दर्शाता है? अधिकतम टिकट मूल्य, अधिकतम ईंधन क्षमता, अधिकतम टेक ऑफ वजन, या फिर अधिकतम यात्री संख्या? सही उत्तर बताइए, किसी विमान का MTOW क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अधिकतम टेक ऑफ वजन। यानी कि जो MTOW है, जिसको कहते हैं मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, यह सबसे अधिक वजन है जिस पर विमान सुरक्षित रूप से उड़ सकता है। यानी कि इससे ज्यादा वजन विमान में नहीं लादा जा सकता, उसी को MTOW जो है वो कहते हैं। और MTOW यानी कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से ज्यादा वजन जो है वो विमान के अंदर नहीं लाया जा सकता, तो यह वजन से संबंधित है, वजन को दर्शाता है। रनवे पर टच डाउन जोन किसे कहते हैं? रनवे पर टच डाउन जोन किसे कहते हैं? जहां यात्री उतरते हैं, जहां विमान का पहिया पहली बार जमीन छूता है, जहां विमान पार्क होता है, या जहां सामान उतारा जाता है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रनवे पर टच डाउन जोन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहां पर विमान का पहिया कदम रखता है उसे टच डाउन जोन कहते हैं। टच डाउन जोन कहते हैं जहां उतरते हुए विमान का पहिया जो है वो सबसे पहले जमीन पर कदम रखता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 8 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, या फिर 1 जुलाई को? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल इसी दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, APU का मुख्य कार्य क्या है? APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? विमान की गति बढ़ाना, विमान को जमीन पर बिजली उपलब्ध कराना, रनवे को रोशन करना, या विमान की ऊंचाई मापना? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
एपीयू यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विमान जब धरती पर खड़ा रहता है, विमान जो है वो जब धरती पे खड़ा रहता है तो जो विमान के अंदर क्या सिस्टम होता है उससे बिजली नहीं ली जाती, एक अलग सिस्टम होता है जिसको एपीयू कहते हैं। इसके द्वारा विमान को बिजली जो है उसके इंजन को प्रोवाइड की जाती है और विमान में जो एसी वगैरह है वो सारी चीजें काम करती हैं। अगला प्रश्न, हैंगर किसे कहते हैं? हैंगर किसे कहते हैं? यात्री प्रतीक्षालय, विमान खड़ा करने की जगह, सामान जांच क्षेत्र या फिर रनवे पर संकेतक। हैंगर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जहां पर विमान को खड़ा किया जाता है, जब यात्री को उतार दिया जाता है विमान से और उसके बाद जहां पर ले जाकर खड़ा किया जाता है उस जगह को हैंगर कहते हैं। और हैंगर एक शेड होता है या फिर एक बिल्डिंग होती है और यहीं पर खड़ा किया जाता है। कुछ उसमें मरम्मत करनी हो, कुछ साफ सफाई करनी हो तो सारा काम हैंगर एरिया में होता है। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट के एपर्न का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एयरपोर्ट के एपर्न का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रनवे को साफ रखने के लिए, विमान पार्किंग, लोडिंग और ईंधन भरने के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए या फिर एयरपोर्ट प्रशासन के लिए। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विमान पार्किंग, लोडिंग और ईंधन भरने के लिए एपर्न का प्रयोग किया जाता है। एपर्न वह जगह है जहां विमान खड़े रहते हैं, यात्रियों का चढ़ना उतरना, कार्गो लोडिंग और ईंधन भरने का कार्य किया जाता है। देखिए अभी हमने पढ़ा हैंगर के बारे में। हैंगर वो जगह है जहां विमान से यात्री उतर गए, कार्गो उतर गए, सारा सामान उतर गया तो विमान जहां जाकर खड़ा होगा उस एरिया को हैंगर एरिया कहते हैं। लेकिन विमान जो रनवे पे जिस एरिया में खड़ा रहता है, जहां यात्री चढ़ते हैं या फिर उतरते हैं या फिर सामान वामान उतारा जाता है, उस एरिया को एपर्न कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का। अगला प्रश्न है, ड्यूटी फ्री शॉप किस क्षेत्र में पाई जाती है? ड्यूटी फ्री शॉप किस क्षेत्र में पाई जाती है? एयरपोर्ट की पार्किंग में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी जांच होता है उससे पहले, अंतरराष्ट्रीय डिपार्चर अराइवल टर्मिनल पे या फिर रनवे के पास। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ड्यूटी फ्री शॉप किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जहां पे इंटरनेशनल डिपार्चर होता है या फिर अराइवल होता है उस टर्मिनल में ड्यूटी फ्री शॉप होती है, जहां पर यात्री बिना स्थानीय टैक्स चुकाए सामान खरीद सकते हैं। यह केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए होता है, यानी कि जो लोग ड्यूटी फ्री शॉप से कुछ भी सामान खरीदते हैं उनको लोकल चार्ज जो है, टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता है। और यह केवल इंटरनेशनल यात्रियों के लिए होता है। जो लोग इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए होता है, जो लोग लोकल डोमेस्टिक ट्रेवल कर रहे हैं उनको ये सुविधा नहीं मिलती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस भारतीय हवाई अड्डे को राजा भोज एयरपोर्ट कहा जाता है? भोपाल एयरपोर्ट को, इंदौर एयरपोर्ट को, लखनऊ एयरपोर्ट को या फिर जयपुर एयरपोर्ट को? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। किस भारतीय हवाई अड्डे को राजा भोज एयरपोर्ट कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भोपाल एयरपोर्ट को राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सबसे मेन एयरपोर्ट है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष डीजीसीए की स्थापना हुई थी? किस वर्ष डीजीसीए की स्थापना हुई थी? 1945 में, 1950 में, 1954 में या फिर 1967 में? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1954 में डीजीसीए की स्थापना हुई थी। डीजीसीए भारत में उड़ान से जुड़े जितने भी, भारतीय एयरलाइन से जुड़े जितने भी नियम वगैरह होते हैं वो सब यही बनाता है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, EICAS का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? EICAS का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नेविगेशन के लिए, इंजन और सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए, लैंडिंग कंट्रोल के लिए या फिर केबिन प्रेशर के लिए? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन और सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए EICAS का प्रयोग किया जाता है, जिसको कहा जाता है इंजन इंडेक्शन एंड क्रू अलर्टिंग सिस्टम। इससे क्या होता है, पायलट को इंजन की स्थिति के बारे में पता चलता है कि इंजन जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, किस इंजन में कोई खराबी तो नहीं है। तो यह जो है पायलट को अलर्ट करने का काम करता है इंजन से संबंधित चीजों के लिए। अगला प्रश्न है, TCAS का कार्य क्या है? TCAS का कार्य क्या है? मौसम की जानकारी देना, इंजन तापमान की मॉनिटरिंग करना, हवा में टकराव से बचाना या फिर लैंडिंग गियर की निगरानी करना? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। TCAS का काम क्या है?
तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब दो विमान हवा में उड़ रहे होते हैं वो आपस में न टकराएं, इसके लिए टीसीएस प्रणाली जो है वो काम करती है। टीसीएस प्रणाली को पूरा जो फुल फॉर्म है ट्रैफिक कोलिजन एविडेंस सिस्टम कहा जाता है। हवा में उड़ रहे विमानों को एक दूसरे से टकराने में बचाने के लिए यह कार्य करता है और चेतावनी जारी कर देता है अगर कोई विमान पास में आ रहा होता है तो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय वायुसेना अधिनियम कब लागू हुआ था? 1934 में, 1950 में, 1962 में या फिर 1975 में? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय वायुसेना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1934 में भारतीय वायुसेना अधिनियम जो है नागरिक उड्डयन से जुड़े नियमों का आधार है और उसको लागू किया गया था। आज की डेट में डीजीसीए इन्हीं नियमों के तहत काम करती है। डीजीसीए इन्हीं नियमों के अंतर्गत काम करती है। किसे नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है? भारत में किसे नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है? जेआरडी टाटा, रतन टाटा, बोइंग या फिर राइट ब्रदर्स? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में किसे नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जेआरडी टाटा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने भारत में सबसे पहले एयरलाइंस की शुरुआत की थी जिसे टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था और आज की डेट में हम उसे एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। आज की डेट में हम उसे एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, रनवे पर रेड लाइट क्या संकेत देती है? रनवे पे अगर रेड लाइट जल जाए तो वो क्या संकेत देती है? टेक ऑफ की अनुमति, टैक्सी करने का आदेश, रुकने का संकेत या फिर ऊंचाई घटाने का संकेत? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। रनवे पर रेड लाइट क्या संकेत देती है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वो संकेत देती है कि तुरंत आपको रुकना है। अगर विमान जो है वो रनवे पे दौड़ रहा है लेकिन रेड लाइट अगर जल जाए तो यह संकेत है कि तत्काल प्रभाव से विमान का टेक ऑफ जो है वो रोकना पड़ेगा। हवाई जहाज के टायर में कौन सी विशेष गैस भरी जाती है? हवाई जहाज का टायर जो होता है लैंडिंग गियर, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हवाई जहाज के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस में नमी रहती है और स्थिर गैस है जिससे टायर ज्यादा सुरक्षित रहते हैं और तापमान में बदलाव से प्रेशर जो है वो अचानक नहीं बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का मुख्य प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या फिर चेन्नई? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का जो मेन ट्रेनिंग एकेडमी है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना अकादमी, एयरफोर्स एकेडमी जिसको कहते हैं, ये डुंडीगल हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर पायलट, ग्राउंड ड्यूटी और तकनीकी सहायता के कैडेटों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनका प्रशिक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, एविएशन नॉलेज के हमने 25 प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस किया। अब हम 25 प्रश्न जनरल अवेयरनेस के देखेंगे। पहला प्रश्न जनरल अवेयरनेस का आपके सामने है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? मणिपुर, मेघालय, असम या फिर मिजोरम? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ी क्षेत्र के कारण यह नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, लोकसभा सदस्यों के द्वारा चुनाव, निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव या फिर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? जैसे प्रधानमंत्री तो आपको पता है, प्रधानमंत्री डायरेक्ट लोकसभा के लिए जो है जनता वोट करती है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में एमएलए या फिर एमपी वोट करते हैं। अब एमएलए जो हैं किसी भी राज्य से हो सकते हैं, एमपी लोकसभा के भी वोट करते हैं और राज्यसभा के भी वोट करते हैं। तो जो संसद के सदस्य होते हैं और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, चाहे वो विधान परिषद के हों चाहे वो विधानसभा के हों, वो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोट डालते हैं। अमृतसर संधि किस वर्ष हुई थी? अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1805, 1809, 1815, 1820? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। यह संधि लायन ऑफ पंजाब कहे जाने वाले महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी।
महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में यह संधि हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, हेग में, पेरिस में या फिर जिनेवा में? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। इंटरनेशनल कोर्ट कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हेग, जो कि नीदरलैंड का एक शहर है। नीदरलैंड के हेग शहर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर या फिर वो स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? जोग फॉल्स, कुंचिकल फॉल्स, दुगरिया फॉल्स या दूध सागर फॉल्स? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। दूध सागर फॉल्स को चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में दिखाया गया था, जिसमें बहुत ज्यादा उसकी लोकप्रियता हुई थी। खैर, जो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है उसको कुंचिकल फॉल्स बोलते हैं। कुंचिकल फॉल्स बोलते हैं, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वनों की कटाई से, महिला शिक्षा से, प्रदूषण नियंत्रण से या फिर औद्योगिकरण से? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वनों की कटाई से। 1973 में उत्तराखंड के अंदर, जो पहले उत्तर प्रदेश के का ही हिस्सा था, उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था, वहां पे वनों की कटाई हो रही थी, जिससे लोग बहुत ज्यादा नाराज थे और वो पेड़ों को पकड़कर खड़े हो गए कि हम पेड़ को नहीं कटने देंगे, और इसी को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चाय बागानों की भूमि कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चाय बागानों की भूमि कहा जाता है? केरल, असम, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत के किस राज्य को चाय बागानों की भूमि कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी असम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। असम को चाय बागानों की भूमि कहा जाता है। रेड फोर्ट किस शहर में स्थित है? रेड फोर्ट, लाल किला किस शहर में स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर लखनऊ? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। रेड फोर्ट किस शहर में स्थित है? सब लोग इसका जवाब दे देंगे। दिल्ली में रेड फोर्ट स्थित है और इसको शाहजहां ने 1638 से 1648 के बीच बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण भी करवाया था, जो कि आगरा में स्थित है। खैर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कोल्ड स्थान कौन सा है? साइबेरिया, ओमयाकोल, अंटार्कटिका या फिर अलास्का? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ठंडा महाद्वीप है। यहाँ जो तापमान है वो -80 डिग्री तक चला जाता है, -80 डिग्री तक चला जाता है। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? ब्लैक गोल्ड, काला सोना किसे कहते हैं? हीरा, कोयला, तेल या फिर लोहा? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काला सोना, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोयला को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बनाया गया था? नरौरा में, तारापुर में, कल्पक्कम में या फिर काकरापार में? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तारापुर। तारापुर परमाणु बिजली घर जो है वो 1969 में बनाया गया था। भारत का पहला परमाणु बिजली घर है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एओ हयूम, WC बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये कब बने थे? तो भैया 1885 में बने थे, 1885 में बने थे। नौका दौड़ किस राज्य में जो है प्रसिद्ध है, फेमस है? नौका दौड़ किस राज्य में प्रसिद्ध है? केरल, तमिलनाडु, असम या फिर गोवा? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नौका दौड़, बोट राइडिंग किस राज्य में फेमस है? तो केरल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केरल में एक फेस्टिवल होता है जिसको ओणम बोलते हैं, ओणम बोलते हैं। इसके अवसर पर नौका दौड़, जिसको वहां पे वलम कली कहा जाता है, ये बहुत प्रसिद्ध है और इसका आयोजन और इसकी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है।
अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 10 अक्टूबर, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसको 1993 में निर्धारित किया था, जिसके बाद हर वर्ष 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे या फिर इंटरनेशनल वाटर डे मनाया जाता है। सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या फिर इस्लामाबाद? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क एक संगठन है जिस संगठन में अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर है। जॉग फॉल्स किस राज्य में स्थित है? जॉग फॉल्स किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में। जॉग फॉल्स किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला सबसे ऊंचा कौन है? कुंचिकल जलप्रपात है, वो भी कर्नाटक के अंदर स्थित है। और दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जॉग फॉल्स, ये भी कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में या फिर शांति के क्षेत्र में? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1998 में भारत के अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, वंदे भारत किस प्रकार की ट्रेन है? वंदे भारत ट्रेन जरूर आपने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने यात्रा भी की होगी। या कितने लोगों ने वंदे भारत ट्रेन में यात्रा की है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह किस प्रकार की ट्रेन है? एक नॉर्मल यात्री ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, मालगाड़ी है या फिर मेट्रो ट्रेन है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से सफर कर सकती है। यह आराम और तकनीक दोनों में उन्नत है और इसको मेक इन इंडिया, स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, पूरी तरीके से भारत का प्रोडक्ट है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कावेरी किससे जुड़ा था? ऑपरेशन कावेरी किससे जुड़ा था? सूखा राहत अभियान से, विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी कराने के लिए, नदियों का पुनर्जीवन करने के लिए या फिर जल विद्युत योजना के लिए? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर बी विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी से संबंधित था। साल 2023 में सूडान देश में गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण वहां जो भारत के लोग थे उनको वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था और उनको सुरक्षित भारत जो है वो लाया गया था। अगला प्रश्न है, आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत क्या है? एक पनडुब्बी है, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, युद्धक विमान है या फिर मिसाइल है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आईएनएस विक्रांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर भैया बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और यह भारत का पहली स्वदेशी विमानवाहक पोत है। इसे कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया है और 2022 में भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया था। यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या सुविधा दी जाती है? आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या शिक्षा दी जाती है? मुफ्त शिक्षा दी जाती है। क्या सुविधा दी जाती है? सॉरी, मुफ्त शिक्षा दी जाती है, किसानों को लोन दिया जाता है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है या फिर मुफ्त में इंटरनेट दिया जाता है? सही उत्तर बताइए। आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या सुविधा मिलती है? तो 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें वो अस्पताल में भर्ती होंगे, खर्च होंगे और पैसा जो है आयुष्मान भारत कार्ड से जो है वो कट जाएगा। सरकार की बहुत बढ़िया स्कीम है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जो लोग बिहार से हैं इससे रिलेट कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, घाघरा या फिर गंडक? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो भैया कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर साल यह बाढ़ से बिहार में बहुत बड़ी विभीषिका लाती है, बहुत ज्यादा आफत लाती है, बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा या फिर सतीश धवन? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर कलाम ने भारतीय मिसाइल कार्यक्रम अग्नि पृथ्वी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1857 या 1760? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। पलासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो भैया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1757 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी थी। 1757 पलासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन है? आज का अंतिम प्रश्न। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2016 में भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य केरल को घोषित किया गया। यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, सरकारी सेवाएं हैं, पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थित हैं और उसको ऑनलाइन किया जा सकता है, ऑफलाइन जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह हमने आपके 50 प्रश्नों को डिस्कस किया और इन प्रश्नों के आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्लास को अगर आपने पुरानी क्लास को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और सभी क्लासेस को देखिए। और ये क्लास आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई आपका सुझाव है तो वो भी लिखिएगा, हम अगली क्लास में उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।